हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड मनसबदरी सिस्टम। अकबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे पिक्चर दिमाग में आता है। जोधा अकबर के बारे में आता है और अकबर की जो मूवी हुई थी उसके बारे में भी आता है। ये उनकी जो हिस्ट्री है बहुत लंबी देर तक चली और बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने लाए थे। हमारे इंडिया में हिस्ट्री के एक माइलस्टोन कहा जाता है। और आज हम जो पढ़ेंगे, हम दो ही एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड सेकेंड वन इज मनसबदरी सिस्टम। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में शुरू करते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले तो ये है इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई। पहले पहले क्या हुआ था, अकबर शेरशाह सूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किए थे उसको उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया। हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी के बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी खासी थी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे अडॉप्ट करने के बाद उनको लगा नहीं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। जो पिजेंट्स जो देते हैं रेवेन्यू, उसमें भी पिजेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अकबर अडॉप्टेड शेरशाह सिस्टम बट इट वाज सून फाउंडेड दैट फिक्सिंग ए सेंट्रल शेड्यूल। उन्होंने क्या किया था शेरशाह सूरी, सब कुछ सिस्टम एक सिस्टम, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट करके रखा हुआ था। सबको तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री को तो अपना अपना काम उन्होंने सौंपा हुआ था, लेकिन खुद अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अल्टीमेट जो पावर होती थी वो राजा के हाथ में होती थी, रूलर के हाथ में होती थी, और वो खुद सब कुछ अपने हाथों में लेके बैठे थे। जो भी वो डिसीजन लेते थे वही फाइनल होता था, ठीक है। लेकिन मिनिस्ट्री जो होते थे वो सिर्फ नाम के होते थे, उनका कुछ इतना बड़ा रोल नहीं होता था। जिससे ये जो चीज़ होती थी, जो सेंट्रल शेड्यूल होती थी प्राइस फिक्स करने की, जिसके वजह से डिले भी काफ़ी होता था और पिजेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी होता था रेवेन्यू टाइम पे पेमेंट करने की। ये जो प्रॉब्लम हुआ, इसके बाद अकबर ने शुरू किया एनुअल असेसमेंट सिस्टम। उन्होंने रिवर्टेड ए सिस्टम ऑफ एनुअल असेसमेंट, मतलब जो भी उनका जो क्रॉप वगैरह होती थी, उनकी हार्वेस्टिंग होती थी, और फिर क्रॉप लैंड की असेसमेंट, किस तरह के लोग देंगे पेमेंट, ये सब एनुअली असेस किया जाता था। दो कानून गोस एक तरह की एक पोस्ट होता था जो कि हेरिडेटरी होल्डर्स ऑफ लैंड, जो कि लैंड को हेरिडेटरी होल्ड करते हैं। मगर इसका मतलब, अगर आप किसी, मतलब आपके पापा अगर किसी लैंड होल्ड करते हैं तो इसका मतलब ये इसका राइट्स आपके पास भी आता है, ठीक है। आप हेरिडेटरी इसको बिलोंग करते हो। एज वेल एज लोकल ऑफिसर्स, ये होते हैं कानून गोस, उनको कानून गोस बोला जाता था। वी आर ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन द एक्चुअल प्रोड्यूस, स्टेट ऑफ कल्टीवेशन, लोकल प्राइस एक्सेट्रा। तो जो कानून गोस को ओवर अपॉइंटमेंट किया गया, उनका काम यही था कि अपना लैंड में कितना प्रोड्यूस होता है, कल्टीवेशन की स्टेट क्या है, किस तरह की कल्टीवेशन आप कर रहे हो, लोकल प्राइस उस जगह पे क्या है, ये सबका रिपोर्ट आपको रूलर के पास पहुंचाना है। लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद ये जो कानून गोस थे उन्होंने डिसऑनेस्ट होना शुरू हो गया और रियल प्रोड्यूस को वो छुपाने लगे, कहीं ना कहीं करप्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि सबको चाहिए, हम आजकल भी आप देखिए जिसको जो भी इनकम टैक्स देते हैं वो कहीं ना कहीं अपने इनकम छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर करप्शन करने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ वगैरह उनको इनकम टैक्स कम पड़े। उसी तरह से जो भी लैंड रेवेन्यू होता था वो चाहते थे कुछ ऐसा करप्शन कर जाए ताकि कुछ अपने डाटा को छुपा जाए, ताकि उनको लैंड रेवेन्यू ज़्यादा नहीं देना पड़े। तो ये इसका भनक भी लग गया अकबर को। तो उन्होंने और एक सेकेंड सिस्टम स्टार्ट किया जिनको बोला जाता है कारोरीस। उन्होंने कारोरीस को अपॉइंटमेंट किया कानून गो के जगह, जिनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को कलेक्शन करना है उनको। और इस जो रेवेन्यू होता था, डैम्स जो होता है 2,50,000 रुपीज़ होती है। अनचेक्ड फिगर्स एंड फैक्ट्स गिवन बाय कानून गो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर देते हैं रूलर को, वो ठीक है कि नहीं, उसमें कितना करप्शन है, कितना नहीं है, क्या डिसऑनेस्ट या फिर डिसलॉयल्टी वो दिखाते हैं, ये सारे चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए कारोरिस को अपॉइंटमेंट कराया गया, ठीक है।
तो कारोरेस के बाद और एक सिस्टम आया जिनको बोला जाता है तोदरमल्स रिफॉर्म्स। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन एंड कॉम्प्लीशन विद द हेल्प ऑफ राजा तोदरमल, ये मल है, सॉरी मई हो गया है। अकबर एक्सपेरिमेंटेड ऑन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज कंप्लीटेड इन 1580। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ राजा तोदरमल, ठीक है। और ये जो पेमेंट लैंड रेवेन्यू की जो पेमेंट होती थी, ये कैश में होती थी, ठीक है। सर्विस में ज़्यादातर नहीं प्रेफर किया जाता था, जो भी होता था कैश में होता था। तो बाटाई सिस्टम क्या है? अनदर सिस्टम एक उन्होंने अनदर सिस्टम अडॉप्ट किया था जिनका नाम है बाताई। अंडर इट पीजेंट वाज गिवन चूज टू पे रेवेन्यू इन कैश और काइंड। इसमें जो तोदरमल की जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें आपको कैश में पेमेंट करना है, लेकिन जो बाताई सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया उसमें पीजेंट्स को एक पेमेंट की ऑप्शन दिया गया कि आप कैश में पेमेंट कर सकते हो या फिर काइंड मतलब आप कुछ तरह की सर्विस दे सकते हो या फिर कुछ डिफरेंट तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स। मतलब प्रीवियस 10 ईयर में आप एक लैंड में किस तरह की यील्ड आपकी हो रही है, इस बार जो यील्ड हो रही है उसको लेके लैंड रेवेन्यू की जो लैंड रेवेन्यू की अमाउंट फिक्स नहीं किया जाता था। ये होता था लास्ट 10 ईयर्स में आपके फील्ड में किस तरह के, आपकी लैंड में किस तरह की क्रॉप आप उगा रहे हो और कितना यील्ड हो रहा है, उसको बेस करके एवरेज लैंड रेवेन्यू की फिक्स किया जाता था। तो लैंड की जो क्लासिफिकेशन होती थी वो किस तरह की होती थी? उनको एक होता था पोलज जो तरह की लैंड होता था उसमें हर एक साल कल्टीवेशन होती है। हमें जो कल्टीवेटेड एरिया, कल्टीवेटेड लैंड जिसको बोला जाता है नॉर्मली आजकल के ज़माने में, तो उसको पोलाज बोला जाता था। और परौती जो होता था, जो 2 ईयर में एक बार उस लैंड में कल्टीवेशन होता था, उसको परौती बोला जाता है। फिर चाचर जो होता है वंस इन 3 to 4 ईयर्स, 3 या फिर 4 ईयर्स में एक बार उसमें आप कल्टीवेशन करते हो, उसको चाचर बोला जाता है। और लास्ट जो होता है उसको बोला जाता है बंजर। बंजर में 5 या फिर उससे ज़्यादा ईयर में आप एक बार उगाते हो या फिर नहीं उगाते हो, मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। बंजर ज़मीन बोलते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं उगाते, तो 5 साल 6 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। कई बार उसमें जो कल्टीवेशन होता है वो उतना अच्छा खासा रिजल्ट भी नहीं देता। इस तरह से लैंड क्लासिफिकेशन होती है। तो देखिए हम लास्ट स्लाइड में जो पढ़े कि किस तरह की उनकी लैंड क्लासिफिकेशन थी, उसमें यहाँ पे उसका डिटेल्स क्लासिफिकेशन दिया गया है। जो पोलोजे व्हिच रिमेन अंडर कल्टीवेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, इसके बारे में तो हमने पढ़े। जो पार्वती है, सॉरी परौती, ये पारती हो गया है। पारती को फालू लैंड बोला जाता है। फालू लैंड मतलब आप 2 साल में एक बार उसमें करते हो कल्टीवेशन। फुल रेट फॉलोज, उसका फुल रेट होता है व्हेन, जब उसका जो रेवेन्यू फिक्स होता है तो उसका फिक्स रेट फुल रेट किया जाता है। मतलब जिस तरह से पोलोज का रेवेन्यू फिक्स किया जाता है उस तरह की परौती का भी फिक्स किया जाता है, अगर उसको पोलोज लैंड में कल्टीवेट मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब अगर आप एक फील्ड में, एक लैंड में 1 या 2 साल से 2 साल में एक बार कल्टीवेशन करते हो, तो अगर 2 साल में छोड़ के एवरी ईयर आप उसमें कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हो तो वहाँ पे रेवेन्यू आपको फुल रेट में अभी यहाँ पे रेवेन्यू फिक्स किया जाता है उसका। द स्टेट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग वर्जिन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड अंडर कल्टीवेशन। तो ये करके लोगों को एनकरेज किया जाता है, लोगों को डिफरेंट तरह की इनपुट्स दिया जाता है ताकि ये अपने लैंड को जो वर्जिन लैंड है, मतलब 2-3 साल में जो एक बार करते हैं कल्टीवेशन, इसको आप एक कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दो। इस तरह से स्टेट हेल्प करते हैं। चाचर जो होता है उस वहाँ पे 2 to 3 ईयर्स में एक बार होता है। और बंजर जो होता है वहाँ पे 3 ईयर्स में ज़्यादा या फिर 5 ईयर्स से ज़्यादा जो लैंड होता है उसमें, ये 5 ईयर्स हो गया, मोर देन 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स अगर कल्टीवेशन नहीं किया तो उसमें बंजर किया जाता है। लेकिन स्टेट कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, अगर रूरल की जो मिनिस्ट्री होते हैं वो हेल्प करते हैं। जितने सारे बंजर ज़मीन हो गया या फिर चाचर ज़मीन हो गया, परौती ज़मीन हो गया, उसको पोलोस ज़मीन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में उन्होंने किस तरह की असेसमेंट कर रहे थे और किस तरह की कलेक्शन हो रही थी।
पहले हम देखेंगे असेसमेंट प्रोसेस किस तरह की है। लैंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू गुड, मिडलिंग एंड बैड। ये शेरशाह सूरी की जो एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी इस तरह के लैंड को डिवाइड किया गए थे। उनका जो लैंड था, एक गुड लैंड जिसमें बहुत अच्छी कल्टीवेशन होती है, फिर एक मिडिल लैंड जिसमें एवरेज तरह की यील्डिंग होती है, और एक बैड लैंड जिसमें बहुत ही मतलब बैड लैंड हो सकता है। हम जो कैटेगरी पढ़े हैं अभी 4 तरह की, उसमें पोलोस को छोड़ के और बाकी सब की कैटेगरी के ज़मीन हो सकते हैं जहाँ पे इतना अच्छा खासा यील्डिंग नहीं होती है। 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस वाज द स्टेट शेयर। जितना भी प्रोड्यूस होता था ये सब ज़मीन से, वहाँ से 1/3 3 भाग उसको किया जाता है। उस 3 भाग से 1 भाग स्टेट की भाग होता है। ये होता है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की अमाउंट। द प्रोड्यूस ऑफ ए बीघा ऑफ लैंड अंडर शेयर वाज गिवन इन माउंट्स। जो बीघा होती है उनकी एक मेजरमेंट होती है। बीघा जो लैंड होती है उसमें जो प्रोड्यूस होती है उसका कुछ शेयर दिया जाता है माउंट्स को। ठीक है, ये उनकी शायद कुछ मेजरमेंट होगी। बट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रिंसेस द स्टेट डिमांड वाज फिक्स्ड इन रुपीस पर बीघा। जो उनके देखिए, ये हो गया अकबर, इतना ये हो गया इंडिया। इंडिया ये अकबर इतना बहुत बड़ी एम्पायर खड़े करके हुए बैठे हुए हैं, लेकिन एक रूलर हर एक जगह पे रूल करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अकबर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन डिफरेंट स्टेट में तो जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर मान के चलिए प्रिंसेस, जिनको प्रोविंसेस में प्रिंसेस बोला जाता है। और एवरेज प्रिंसेस के बेसिस पे क्या होता है, उनका एरिया में लैंड रेवेन्यू फिक्स होता है पर बीघा। बीघा के उनका बीघा एक लैंड की मेजरमेंट होती है। जो भी बीघा में प्रोड्यूस होगा उनका हर एक स्टेट में फिक्स होता है। इस तरह की उन्होंने असेसमेंट कर रखी थी। तो रेमिशन और जाबती सिस्टम एक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। द पीजेंट वाज गिवन रेमिशन इन द लैंड रेवेन्यू इफ क्रॉप्स फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ ड्राउट। अगर ड्राउट, फ्लड, इस तरह की कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है तो पीजेंट्स को रेमिशन मिलती है, उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। मतलब क्रॉप अगर फेल हो गया इस सभी चीज़ों में तो लैंड रेवेन्यू यहाँ पे रेमिशन किया जाता है। द सिस्टम और मेजरमेंट लैंड एंड असेसमेंट बेस्ड अपॉन इट इज कॉल्ड जाबती सिस्टम। जाबती सिस्टम कहा जाता है अगर मेजर जो भी सिस्टम और मेजरमेंट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इस बेसिस पे, ठीक है, उसको बोला जाता है जाबती सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन द एरिया फ्रॉम लाहौर टू अलाहाबाद। देखिए, ये जाबती सिस्टम को उन्होंने लाहौर से लेकर, यहाँ से लेकर अलाहाबाद जो कि है गुजरात में, ठीक है, अलाहाबाद तक उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और मालवा से लेकर गुजरात तक, अलाहाबाद सॉरी अहमदाबाद में मैंने गलत कर दिया, लाहौर से लेकर इलाहाबाद तक और मालवा से लेकर, यहाँ से मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश के एरिया में, मध्य प्रदेश से गुजरात तक उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। द दाहसाला सिस्टम वाज ए फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाप्ती सिस्टम। जाप्ती सिस्टम को फिर उन्होंने एक्सटेंशन किया और अपग्रेड किया और इसको बोला जाता है दाहसाला सिस्टम। ठीक है, फिर अदर सिस्टम क्या आया? अदर सिस्टम फलोड, बातई और घाला बक्सी। और ये सारे सिस्टम भी वो फॉलो कर रहे थे कहीं कहीं एरिया में, जिसको ओल्डेस्ट कहा जाता है और मोस्ट कॉमन ये यूज होता था। द प्रोड्यूस वाज डिवाइडेड बिटवीन द पीजेंट्स एंड द स्टेट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जितना पीजेंट के पास प्रोड्यूस होता था उतना स्टेट के पास भी 1:1 रेशियो में होता था। रिक्वायर हॉनेस्ट ऑफिशियल, इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए हॉनेस्ट ऑफिशियल की जरूरत होती थी। तो पीजेंट्स वेर अलाउड टू चूज बिटवीन जाप्ती एंड बाताई अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन पीजेंट्स को दिया जाता है, जिस कंडीशन में पीजेंट्स को चूज करना होता है कि वो जाप्ती सिस्टम में रेवेन्यू देंगे या फिर बाताई सिस्टम में देंगे। दस सच चॉइस वॉज गिवन व्हेन द क्रॉप हैड बीन रूड। अगर क्रॉप कुछ फेल्योर होता था ये कुछ नेचुरल कैलामिटीज के वजह से, तो वहाँ पे जाप्ती सिस्टम फॉलो किया जाता था। तो उसी कंडीशन में ऑप्शन दिया जाता था पीजेंट्स को कि अब जाप्ती सिस्टम में दोगे या फिर रेवेन्यू दोगे बाताई सिस्टम में, जो होगा 1:1 रेशियो में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पीजेंट्स के लिए ऑप्शन होती थी। अंडर बाताई द पीजेंट्स वर गिवन द चॉइस ऑफ पेइंग इन कैश और काइंड। जो लेकिन स्टेट हमेशा प्रीफर करती है कैश को, लेकिन
कई बार क्या होता है, पीजेंट्स कैश देने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होते या फिर कुछ परेशानियाँ होती हैं, इसके वजह से उनको माफ़ किया जाता है और काइंड कुछ सर्विस दे के वो लैंड रेवेन्यू को पेमेंट करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, कैश क्रॉप एंड नसाक, ये दोनों चीज़ें भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन केस ऑफ क्रॉप्स सच एज कॉटन, इंडिगो, ऑयल सीड, शुगर केन, ये सारी चीज़ें जो क्रॉप्स होते थे, स्टेट डिमांड वाज इनवेरिएबल इन कैश। इस चीज़ पे ओनली स्टेट को कैश ही चाहिए होता था। इसी वजह से जितने सारे और क्रॉप्स हो गए, जो स्टेपल फूड के क्रॉप हो गए या फिर जिसमें जो क्रॉप ज़्यादातर यूज होते हैं, उस क्रॉप में आपको स्टेट को कैश दे सकते हैं, काइंड दे सकते हैं या फिर डिफरेंट उनका था। लेकिन ये जो कैश क्रॉप है, इसका नाम कैश क्यों है? क्योंकि इसमें जो स्टेट रेवेन्यू लेता है उसमें ओनली कैश लेती है, इसी वजह से इसको कैश क्रॉप कहा जाता है। फिर नसक सिस्टम, उन्होंने एक नसक सिस्टम, थर्ड सिस्टम उन्होंने भी रिफॉर्म मतलब अडॉप्ट किया हुआ था, जिसमें rough calculation of the amount payable by the peasant on the basis of what he had been paying in the past, also called कनौत और estimation। इसमें क्या होता है, इसका मतलब कि आपने अगर एक पीजेंट हो, ठीक है, आप इस पीजेंट लैंड में कुछ उगा रहे हो और आप लैंड रेवेन्यू दे रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर में जो भी आपने पेमेंट वगैरह दिया हुआ है गवर्नमेंट को, रूलर को, आप उसी हिसाब से आपकी क्रॉप कैलकुलेशन किया जाएगा। इस साल आपको उसी तरह से लैंड रेवेन्यू देना होगा। इसको कनौत भी कहा जाता है और एस्टिमेशन भी कहा जाता है। प्रोविजंस फॉर पीजेंट के लिए क्या प्रोविजंस होती थी? आस्क्ड ओमिल टू एक्ट लाइक ए फादर टू बी पीजेंट। अकबर ने एक उनकी अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो हमेशा सबको एक अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहा, मतलब सबको एक अच्छी तरीके से देखना चाहता उन्होंने। तो इसलिए जो अमील होते थे, जो भी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, उनको हमेशा उन्होंने यही ऑर्डर दिया था कि आप एक फादर की तरह पीजेंट को ट्रीट करो। फादर जैसे अपने बेटे को ट्रीट करता है, उसी तरह से अच्छी तरह से ट्रीट करना है। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना है या फिर उसको ज़ोर ज़बरदस्ती उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझा बुझा कर करना है। एडवांस्ड मनी टू द पीजेंट्स, क्या होता था तभी वो ये भी सिस्टम लागू कर रहे थे कि जो भी पीजेंट्स के पास अगर पैसा नहीं है तो उसको अकबर क्या करते थे, कुछ लोन्स वगैरह देते थे, जिस लोन्स को ताकाभी भी कहा जाता था। जिस लोन में क्या करते थे, जो पीजेंट्स होते थे वो सीड्स, इम्प्लीमेंट्स, एनिमल्स, ये सब खरीद के काम करते थे। ये भी मतलब कैश में भी हो सकता है लोन, मनी भी हो सकता है या फिर ये सारी चीज़ें भी लोन दे सकते हैं। जब नीड होता है, इन टाइम्स ऑफ नीड एंड रिकवर, जब रिकवरी की टाइम होती है तब इजी इंस्टॉलमेंट में रिकवरी किया जाता था। आप इजीली धीरे धीरे करके आप रिकवर कर सकते, मतलब पेमेंट कर सकते हो। एनकरेज पीजेंट्स टू कल्टिवेट मोर लैंड एंड सो सुपेरियर क्वालिटी क्रॉप्स, वो हमेशा अपने जो पीजेंट्स होते थे उनको इनकरेज करते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे कल्टीवेट करो, कोई भी लैंड को बंजर मत छोड़ो, और जो भी क्रॉप आप उगा रहे हो वो सुपीरियर क्वालिटी के सीड्स यूज़ करो ताकि सुपीरियर क्वालिटी के क्रॉप यील्ड हो। जमींदार्स और पीजेंट की राइट क्या होती थी? जमींदार्स कोऑपरेटेड इन द टैक्स, इस जो टैक्स में जमींदार कोऑपरेट करते थे रूलर को। क्यों? क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम थी वो हेरिडिटरी थी। अगर आपके पापा जमींदारी है तो आप भी जमींदार हो। तो इसी वजह से ये सब प्रोविजंस होते थे, बहुत सारे प्रोविजंस प्रिविलेजेस होते थे जमींदार के लिए। इसी वजह से वो कोऑपरेट करने के लिए इच्छुक होते थे। और पीजेंट्स भी, जो भी लैंड अगर कोई पीजेंट्स के पास है तो उसको अगर जब तक वो लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं तब तक उस पीजेंट से लैंड को कोई नहीं छीन सकता। तो इसी वजह से ये भी एक हेरिडिटरी ही होता था, जिसकी वजह से कुछ प्रिविलेजेस जमींदार और पीजेंट्स को मिलती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो लीगेसी उन्होंने कब तक मेंटेन की और लीगेसी का इम्पैक्ट क्या भी हुआ। अकबर से सेटलमेंट थी, पहले हम देखेंगे। अकबर सेटलमेंट रिमेंड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के एंड तक उनकी जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म उन्होंने किया था अकबर, वो चला। इतना स्ट्रॉन्ग लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने बनवाया था इतना अच्छी तरीके से, तो किसी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो 17th सेंचुरी एंड तक भी ये रेवेन्यू सिस्टम चला। तो जो जाप्ती सिस्टम थी ये पर्टिकुलरली राजा तोदरमल की एडवाइस थी, कंसल्टेशन थी। तो जिस वजह से इस सिस्टम को कहा जाता था तोदरमल्स बंदोबस्त।
ठीक है? ये जो तोदरमल वो कौन थे? तोदरमल एक ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर थे जो कि पहले शेरशाह सूरी के अंडर में काम करते थे, लेकिन जब शेरशाह सूरी के बाद मुगल एम्पायर फिर से आया तो वो अपने मतलब वो मुगल एम्पायर को फिर ट्रांसफ़र हो गए और उन्होंने अकबर के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट टीम ऑफिसर थे, ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर थे और फिर दाहसला सिस्टम आया जो कि उनकी जो टीम के कंबाइंड लेबर से दाहसला सिस्टम फिर एक नई सिस्टम रिफॉर्म हो के आया था। तो इसी तरह से मुगल एम्पायर के जो अकबर थे वो धीरे-धीरे डिफरेंट टीम के एक बहुत अच्छे लीडर थे। वो टीम के साथ काम करना पसंद करते थे। इसी वजह से वो बहुत फेमस थे और बहुत देर तक भी उन्होंने राजूती किया। अब हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू के बारे में मनसबदारी सिस्टम। ये क्या है? मनसबदारी का मतलब ये होता है ये जो वर्ड है मनसाब इसका ओरिजिन है अरबिक ओरिजिन। देखिए कहीं न कहीं मुग़ल एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं और उनकी ओरिजिन भी वही उसी तरह से मतलब पर्शियन, अरबिक ये आस-पास की कंट्री से हुआ है। तो कहीं न कहीं अरबिक चीज़ों को वो ज़्यादा अहमियत देते थे। तो मनसब जो है वो एक अरबिक ओरिजिन होता है इस वर्ड का और इसकी मीनिंग है रैंक और पोजीशन। ये इसको क्या क्यों कहा गया था मनसब? क्योंकि इससे ये जो चीज़ हुआ था इससे किस तरह की मिनिस्ट्री जो होती है उनकी सैलरी फिक्स किया जाए, ऑफिसर को किस तरह की अलाउंस दिया जाए, ये सारी चीज़ों के लिए मनसबदारी सिस्टम को असेंड किया गया था मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है? हर एक जो ऑफिसर होता है, हर एक ऑफिसर को, हर एक मिनिस्टर को एक रैंक मिलता था जिनको मनसाब कहा जाता था। तो रैंक स्ट्रक्चर किस तरह की होती थी? जो नोबेल्स होते थे, उनमें जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो 5000 की और जो लोएस्ट रैंक होती थी वो 10 की होती थी। ठीक है? जो प्रिंसेस होते थे ब्लड रिलेशन के, उनके रिश्तेदार हो गए, तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में प्रिंस होकर बैठे हुए थे, उनको थोड़ा हायर मनसब मिलता था। मतलब 5000 के आसपास की मनसब मिलता था। लेकिन एंड ऑफ अकबर रेन जब अकबर की रेन धीरे-धीरे एंड हुआ, तो तभी क्या हुआ था ये जो 5000 हाईएस्ट रैंक थी वो बढ़ के 7000 तक भी पहुंच गया। ठीक है? तो प्रीमियर नोबेल्स कौन थे? 2 प्रीमियर नोबेल्स थे उनके एम्पायर में अकबर के एम्पायर के जिनका नाम था मिर्जा अजीज खोका और राजा मानसिंह। ये दोनों को 7000 मनसाब में हॉनर किया गया था और दिस लिमिट रिटेन टिल द रेन ऑफ औरंगजेब। ये जो लिमिट था 7000 की लिमिट ये औरंगजेब की रेन तक चला इस लिमिट। ठीक है? तो ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये दोनों दो तरह से डिवाइड हुआ था। एक को बोला जाता है जाट और दूसरा को बोला जाता है सावर रैंक्स। ठीक है? जाट क्या होता है? मनसब रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट हो गया जाट। जाट मतलब पर्सनल। इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन एंड आल्सो सैलरी। ये जो होता है ये एक इंसान की एक लोग की पर्सनल स्टेटस दिखाता है और उसी हिसाब से उसकी सैलरी भी फिक्स होती है। ठीक है? लेकिन जो सवार रैंक होती है ये हो गया अगर आप एक मिनिस्ट्री में काम करते हो तो ये आप क्या हो गया आपका पर्सनल स्टेटस। आप इस स्टेटस में बिलोंग करते हो जैसे कि हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फिर हमारा रोड मिनिस्टर। तो ये पर्सनल रैंक हो गया। लेकिन सावर क्या होती है? सावर इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन। आपके पास कितने कैवलरी मैन है, आप कितने कैवलरी मैन को मेंटेन करते हो, इससे आपका सावर रैंक डेजिग्नेशन होती है। मतलब सावर रैंक पता चलता है आपका सावर रैंक कितना है। कैवलरी मैन मतलब कितने हॉर्समैन आप जो योद्धा होते हैं जिस घोड़े पे बैठकर सवार होकर जो युद्ध करते हैं उनको बोला जाता है सवार। आपके पास कितने उस तरह की योद्धा हॉर्समैन है उससे पता चलता है आपकी रैंक सवार रैंक कितना है। सवर्स रिक्रूटेड बाय द नोबेल्स वेर एक्सपीरियंस्ड एंड वेल माउंटेड। जो भी एक नोबेल अगर सवार रैंक उसको पता चलता है, सवार रैंक किस तरह से पता चलता है? अगर एक नोबेल है मेरे पास अगर मान के चले कि 10 सोल्जर्स है या फिर 10 सवार्स है। ठीक है? 10 कैवलरी मैन है और जो 10 कैवलरी मैन होंगे वो वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे और वेल माउंटेड। उनको अच्छी खासी हर्ष को चलाना आता होगा, हर्ष की हर एक काम करना आता होगा। तो उसी तरह से मेरी रैंक डेजिग्नेट किया जाएगा। ठीक है? द डिस्क्रिप्टिव रोल जो छेरा होता है, छेरा ऑफ द सोल्जर्स, ये जो कैवलरी मैन होते हैं उनकी जो रोल होती है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको बोला जाता है छेरा।
चेहरा, ठीक है। एंड हिज हॉर्स वाज ब्रांडेड विद द इंपीरियल मार्क दाग। ये सिस्टम कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था, कहाँ पे याद आ रहा है आप लोग को, पढ़ा था शेर शाह सूरी एम्पायर में। उनकी भी ये जो सिस्टम होती थी आर्मी सिस्टम, यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती थी। जो डिस्क्रिप्टिव रोल होती थी किसी नोबेल जो होते थे या फिर उनके हमने पढ़ा था जो सराइस उन्होंने बनवाया था, वहाँ पे वॉचमैन होते थे और वहाँ पे जो कुछ इस तरह के लोग थे जहाँ पे वो उनको मतलब देखभाल करने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता था। उनके पास होते थे हर्स वगैरह, और जो हर्सेस होते हैं उन पे ब्रांड किया जाता था विथ इम्पेरियल मार्क से, जिसको दाग बोला जाता था, ताकि सुपीरियर क्वालिटी हॉर्स को सब्स्टिट्यूट ना किया जाए इम्पेरियर क्वालिटी हॉर्स में। इसी वजह से दाग होती थी, ठीक है। फिर हॉर्स रिक्वायरमेंट्स किस तरह की होती थी, जो सावर रैंक के होते थे, गुड क्वालिटी हॉर्सेस जो कि अरबिक ईरान कंट्री से इंपोर्ट किया जाता था, उस तरह की हॉर्सेस को गुड क्वालिटी हॉर्सेस माना जाता था, क्योंकि हॉर्स ब्रीडिंग पर्टिकुलरली हमारे इंडिया पे तभी नहीं हुई थी, ठीक है। और फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन, अगर 10 कैवलरी सोल्जर्स आपके पास है, तो आपको एक मनसबदार जो होते हैं, जो सवा रैंक में होते हैं, जो मनसबदार, अगर एक नोबेल के पास 10 कैवलरी मैन होती थी, तो 10 कैवलरी मैन के पास 20 हॉर्सेस रहना जरूरी है, ये मैंडेटरी था। तो मतलब जितना कैवलरी मैन उससे डबल हॉर्सेस, ठीक है। ये सवार विथ 1 हॉर्सेस कंसिडर टू बी हाफ ए सवार। अगर किस मनसबदार के पास कुछ नोबेल के पास अगर एक हर्ष है तो उसको माना जाता है हाफ सवार। क्यों? क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन है, एक कैवलरी मैन के पास 2 हर्ष होना जरूरी है। अगर एक मनसबदारी के पास 2 हर्षस है तो उसको माना जाएगा ए सवार, मतलब 1 सवार। अगर एक हर्ष है तो उसको माना जाएगा हाफ सवार, क्योंकि उसके पास 2 नहीं है। 2 अगर होगा तो कंप्लीट होगा वो, ठीक है। इस तरह से उनका मेजरमेंट होती थी। एवरी सवार हैव टू मेंटेन एटलीस्ट 2 हॉर्सेस, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। तब हम देखेंगे जो मनसबदारी सिस्टम उनके राज्य में होते थे, तो किस तरह की कंपोजिशन होते थे और उनकी सैलरीज किस तरह से होती थी। डाइवर्स कंटिजेंट्स, पहले तो ये है उनके जो कंटिजेंट होते थे, उनके जो ग्रुप होते थे मनसबदारी के, जो नोबेल्स में, अगर मान के चलिए उनके नोबेल्स राजा के पास 10 नोबेल्स है, 10 मनसबदारी है, 10 नोबेल्स के ग्रुप है, तो उस ग्रुप में मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपुल रहते थे, डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट रिलीजियस के। मुगल भी हो सकते हैं, पठान भी हो सकते हैं, हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं, राजपूत भी हो सकते हैं। तो उनके जो कंटिजेंट, मतलब उनके जो ग्रुप बनते हैं नोवेल्स की, वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते थे, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते थे। वीकेंड द फोर्सेस ऑफ ट्राइबलिज्म एंड पारोचियलिज्म, ये जो चीज़ है, ये जो इस चीज़ के वजह से, इस कंटिजेंट की वजह से जो ट्राइबलिज्म की कंसेप्ट थी, उसको मुगल साम्राज्य ने वीक किया था। मतलब अगर एक एरिया में ट्राइबल पीपल ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट अदर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे घुस नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ के वजह से ये जो उन्होंने कंटिजेंट बनवाई थी, ट्राइबलिज्म, एक एरिया में एक तरह की कम्युनिटी को की जो डोमिनेंस होती है बहुत सारी चीज़ों की, उन्होंने वीक किया था, मतलब रिमूव किया था। पैरोचियलिज्म जो होती है वो भी सेम तरह की चीज़ होती है, एक लोकेलिटी में एक कम्युनिटी के तरह जो लोग होते हैं उसका डोमिनेंट होना, ये सारी चीज़ों को उन्होंने कहीं ना कहीं वीकेंड किया था। हिज कंटिजेंट्स इंक्लूड, जो कंटिजेंट होती है उसमें कैवेलरी मैन भी होते हैं, बोमेन भी होते हैं, मस्कटियर्स, जो मस्क मतलब लंबे लंबे जो गन होते हैं, आपने देखा होगा, जो पुराने तरह से, पुराने ज़माने में जो क्या बोलते हैं उसको, जब ब्रिटिशर पहले पहले आए थे, जो लंबे लंबे गन्स वगैरह पकड़ते थे हाथ में, उस तरह को बोलते हैं मस्केट, जो उनको कैरी करते हैं उनको बोलते हैं मस्कटियर्स। तो बंदूकची उनको भी बोला जाता है। सेपर्स होते हैं, माइनर्स होते हैं, ये सारे चीज़ें मिलकर एक कंटिजेंट, उनको, और कंटिजेंट के अंदर ये सारे लोग भी होते हैं नोबेल्स के साथ साथ। फिर देखेंगे हिस्ट्रिकल ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ मनसबदारी सिस्टम, उनके जो मनसबदारी सिस्टम की ओरिजिन हुआ था, इसको ट्रेस्ड बैक किया गया है चेंगिज खान से। चेंगिज खान जो थे वो आपको पता होगा, हमने पढ़े थे,
उस चैप्टर के बारे में। चंगेज़ खान बहुत ही मंगोल की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, पावरफुल रूलर थे। उन्होंने अपने आर्मी को डेसिमल बेसिस में डिवाइड किया था, ऑर्गेनाइज्ड किया था, जिसका लोएस्ट यूनिट था 10। मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें अगर 10 लोगों की एक उनकी आर्मी होती थी, तो उनका एक कमांडर होते थे, ठीक है। लोएस्ट यूनिट होता है 10 का और हाईएस्ट होता है 10,000। ये हो गया 10 का एक कमांडर होते हैं, और एक जो बड़ा ग्रुप होता है उसमें 10 सबसे हाईएस्ट है 10,000। 10,000 का एक कमांड होता है, कमांडर जिनको तोमान भी बोला जाता है। उस कमांडर वाज कॉल्ड खान। अगर 10,000 की ग्रुप को बोला जाता है तोमान, और उनके जो कमांडर होते हैं इसका, इनको बोला जाता है खान। वो सबसे मतलब आपने पढ़ा होगा ना, हमने जो पढ़ा था गो जो खान खान वगैरह उनका आता है। खान मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा ताकतवर कमांडर है, ठीक है। उनकी सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से होती थी वो देखते हैं। एवरेज सैलरी एक सावर की होती थी 20 पर मंथ, एवरेज सैलरी सावर की। इन्फेंट्री जो होते हैं, इन्फेंट्री मतलब जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, उनका 3 पर मंथ होता है। ईरानीस और तुरानीस जो होते हैं, उनके नोबेल सोल्जर्स आर्मी में ईरानीस तुरानीस वो भी अपॉइंटमेंट मिलता है उनको। उनकी सैलरी थोड़ा राजपूत हिंदुस्तानी से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इवोल्यूशन किस तरह से उन्होंने किया था अंडर दिल्ली सुल्तानेट। जब दिल्ली सुल्तानेट राज कर रही थी, तब उनके जो कमांडर्स होते थे ऑफ 100, ये हमने चंगेज़ खान के बारे में पढ़ा। 10 उनका जो लोएस्ट होता है, लोएस्ट 10 सोल्जर्स की एक कमांड होते हैं। लेकिन अब दिल्ली सुल्तानत में क्या हुआ, थोड़ा इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन में क्या हुआ, 100 सोल्जर्स के जो कमांडर होते थे उनको सादिस बोला जाता था, और 1000 को हजार्स बोला जाता था, वो जो कमांडर्स होते थे। अंडर सूर एम्पायर में इसको और थोड़ा इवोल्यूशन किया गया। जो कमांडर होते थे हाईएस्ट, देयर वर नोबल्स हु वर कमांडर ऑफ 20,000, 10,000 एंड 5,000 सवार्स। 5,000 सवार्स का एक कमांड होते हैं, या फिर 10,000 की भी होते हैं, या फिर 20,000। धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ते गया, मतलब सोल्जर्स की अमाउंट बढ़ते गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो मनसादरी सिस्टम का रैंक्स होती थी, रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कौन सी रैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर्सन होल्डिंग रैंक बिलो 500 जैट्स, जो देखिए पर एक एक मिनिस्टर है, एक नोबेल है जिसका रैंक है बिलो 500 जैट्स। जाट मतलब पर्सनल रैंक, ठीक है। एक छोटा खासा मतलब ये छोटा वाला नोबेल है जिसका रैंक है 500 जैट्स। वेर कॉल्ड मनसबदार, उनको भी मनसबदार बोला जाता है। 500 से उनको मनसबदार बोला जाता है जो 500 जैट के रैंक को बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पे सवर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम जैट के बारे में बोल रहे हैं। जो 500 से 2500 तक जिनका रैंक होती है, जैट होती है, उनको बोला जाता है अमीर। अमीर मतलब धनी हो गया। 2500 से ज़्यादा अगर जाट है आपकी रैंक, तो आपको बोला जाता है अमीर आई उम्दा, या फिर उम्दा आई अजम। वर्ड मनसबदार समटाइम्स यूज्ड फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज। कभी कभी क्या होता है, जो भी ये 500 जैट हो, या फिर इस तरह की रैंक हो, या फिर इस तरह की रैंक हो, कोई भी रैंक हो, सबको मनसबदार कभी कभी भी बोला जाता है। हायरार्ची और प्रमोशन किस तरह की होती है, अगर कोई रैंक 5000 में है, उसको मनसबदार हैव अंडर हिम ए मनसबदार अप टू ए रैंक ऑफ 500 जैट। अगर कोई पर्सन 5000 रैंक से बिलोंग करता है, उसके अंडर जो भी आप मनसबदार आप रख सकते हो, जो भी आप मनसबदार रख सकते हो, अप टू रैंक 500 जाट तक मनसबदार आप रख सकते हो। समझ में आ रहा है। अगर आपकी रैंक आप एक नोबेल हो जिसका रैंक है 5000 मनसबदार, ठीक है, 5000 जैट मान के चलिए आपकी रैंक है 5000, तो आप जो नोबेल की रैंक 500 है, उस तक की नोबेल की रैंक की उस तक रैंक की नोबेल को आप मेंटेन कर सकते हो, रख सकते हो। अगर आपकी रैंक 4000 है, तो आप 400 जैट की नोबेल को रख सकते हो, तक आप मेंटेन कर सकते हो। इसी तरह से कैलकुलेट होती थी। पर्सन्स वे जनरली अपॉइंटेड एट ए लोअर मनसाब, कोई भी जो मनसाब होती है, तो
जैसे हमारे होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप एक क्लर्क के पोस्ट में अपॉइंटमेंट पा लेते हो, धीरे धीरे आपके काम बढ़ते हुए आपकी मेरिट भी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे आपकी प्रमोशन मिलते मिलते आप ऑफिसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरह के ऑफिसर पोस्ट में आ जाते हो। उसी तरह से एक मनसाब जो होते हैं वो एक लोअर लेवल में अपॉइंटमेंट पाके अपने काम के बेसिस पे या फिर एम्परर के अगर आप फेवर लेते हो, एम्परर फेवर कर जाते हैं, अच्छी खासे आप इम्प्रेस कर पाते हो, तो धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होती है, उसी हिसाब से प्रिविलेजेस भी बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसे भी हुआ है, अगर आप हायर रैंक पे हो, 5000 रैंक पे हो, अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है या फिर कुछ गलत काम किया है, तो आपको पनिशमेंट मिलके आपकी रैंक को डिमोशन भी किया जाता है। इस तरह की कंडीशन भी होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इन एडिशन ऑफ मीटिंग हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, इस जो रैंक होते हैं, इस जो मनसाब होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के साथ साथ भी उनको कुछ सैलरी उनको डाइवर्ट करना पड़ता है हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए। कुछ एलिफेंट्स, कुछ बीस्ट ऑफ बर्डन जैसे इस तरह के कैमल, म्यूल्स, कार्ट्स, मतलब जो जिस कार्ट को लेकर वो हॉर्स कार्ट हो गया, बुलक कार्ट हो गया, इस तरह की कार्ट, तो इसको भी मेंटेन करना होता है उनको उसी सैलरी से। इसी वजह से उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। जो बड़े बड़े रैंक में होते हैं ना, उनको ज़्यादा ज़्यादा सैलरी मिलती है ताकि ये सारी चीज़ों को भी उनको करना होगा। जब युद्ध वगैरह होती है, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छी खासी हॉर्स, एलिफेंट्स, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए। मनसबदार ऑफ रैंक 5000 हैड टू मेंटेन 340 हॉर्सेस, देख सकते हो आप, 340 हॉर्सेस, 100 एलिफेंट्स, 400 कैमल्स, 100 मुल्स एंड 160 कार्ट्स। तो इसका रैंक इसी वजह से उनको ज़्यादा रैंक मिलती है, ताकि ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, ताकि ये सारी चीज़ों को भी वो मेंटेन कर पाए। क्योंकि इन सारे हॉर्सेस को, एनिमल्स को मेंटेन करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होगी। हॉर्सेस वेर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज, हॉर्सेस को भी क्लासिफाई किया गया है। किस मनसाब किस तरह की हॉर्सेस को कैटेगराइज करेगा, मेंटेन करेगा, ये सब भी मेंटेन होती थी। और एलिफेंट्स को 5 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता था। ठीक है, देख सकते हो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती थी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सैलरीज के बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेशल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। मनसबदार की सैलरी क्या होती है? सैलरी ऑफ मनसबदार जो रैंक ऑफ 5000 जैड की होते हैं, उनका सैलरी होता है 30,000 पर मंथ। देखिए 30,000 पर मंथ मतलब आजकल के ज़माने में, हमारे ज़माना इतना अपग्रेड हो चुका है, हम इतना इवोल्यूशन कर चुके हैं, इतना एडवांस्ड हो चुके हैं, फिर भी आजकल के ज़माने में क्या होता है 30,000 पर मतलब एक एवरेज सैलरी हो गया आपका। मतलब चलने के लिए, एक महीना गुजारने के लिए 30,000 काफ़ी होती है। तो 30,000 पर मंथ तभी ज़माने में, उस ज़माने में, मुगल के ज़माने में एक जाट को दिया जाता था 30,000 पर मंथ। मान के तो सोच सकते हो आप कितना सैलरी मिलता होगा उनको। जो 3000 रैंक की होती थी उनको मिलता था 17,000 पर मंथ। जो 1000 की रैंक में होते थे उनको 8,200 पर मंथ मिलता था। और जो 100, जिनके पास 10 100 शादी मतलब 100 की कमांडर के सोल्जर्स होते थे, उनको मिलता था 7,000 पर मंथ। तो अच्छा खासा सैलरी तो मिलता था उनको। मुगल मनसबदार दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड सर्विस माना जाता है। जैसा हमारे आजकल आईएएस ऑफिसर को दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड ऑफिसर माना जाता है, उसी तरह से मुगल मनसबदार को भी हाईएस्ट पेड ऑफिसर्स भी माना जाता था। फिर अहादीस क्या होता है? अकबर ऑल्सो मेंटेन्ड ए बॉडी ऑफ जेंटलमैन ट्रूपर्स, जिनको अहादीस बोला जाता था। ये अकबर पर्सनली उनके लिए रखते थे। क्यों? दीज आर पर्सन्स ऑफ नोबल लिनिएज, ये नोबल लिनिएज से बिलोंग करते थे ये जो ट्रूपर, जिन्होंने who did not have the means of raising a contingent or were persons who had impressed the emperor, who did not have the means of raising a contingent, उनको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं थी। और ये जो लोग होते थे, नोबल्स होते थे, ये पर्सनली अकबर को फेवर मतलब इम्प्रेस करके रखे हुए थे। अकबर काफ़ी इम्प्रेस थे उनसे, तो उस तरह की नोबेल को एक ट्रुप बना के उनको आरडीस बोला जाता था। अकबर उनको अपॉइंटमेंट देते थे। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता था? वो 8 से 10 हॉर्सेस कैरी करते थे। ईच
आरडीज एंड रिसीव्ड ए सैलरी ऑफ, उनको 800 पर मंथ मिलती है। दे वेर आंसरेबल टू द एम्परर ओनली, उनको सिर्फ एम्परर को आंसर देना है और वो उनको किसी को भी आंसर नहीं देना है, क्योंकि वो ओनली अपॉइंटेड टू द रूलर ओनली। एंड उनका सेपरेट मस्ट मास्टर भी होते हैं। दिस पीपल कुड बी कंपेयर टू द नाइट्स ऑफ मेडिएवल यूरोप। मेडिएवल यूरोप की मतलब जो नाइट्स वगैरह होते थे, आपने देखा होगा उनके जो हॉलीवुड की मूवियाँ, उनमें जो नाइट्स वगैरह होते थे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स होते थे, जो पर्सनली रूलर की असिस्टेंट होते थे, रूलर की पर्सनल असिस्टेंट की तरह वो बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी तरह से ये जो ट्रूपर्स होते थे, आरडीज होते थे, अकबर की पर्सनल मान सकते हैं पर्सनल जो सोल्जर्स होते हैं। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वो बहुत अच्छे मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स को मेंटेन करना। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पार्क ऑफ आर्टिलरी भी उनके पास थी, वो मेंटेन करते थे। स्पेशल इंटरेस्ट थी उनकी गन्स में। ही डिवाइज्ड डिटैचेबल गन्स भी उन्होंने डिवाइस करके रखा हुआ था, व्हिच कुड बी कैरिड ऑन एन एलिफेंट, जिसको एलिफेंट के ऊपर कैरी किया जाता है और कैमल के ऊपर कैरी किया जाता है। इसी वजह से जो मनसबदार होते हैं उनको एलिफेंट्स, कैमल, हॉर्सेस ये सारे वगैरह चीज़ों को मेंटेन करनी होती थी। देयर वर ऑल्सो हेवी साइड गन्स, सीज गन्स फॉर ब्रीचिंग फोर्ट्स जितने बड़े बड़े फोर्ट्स होते हैं उनको भी ब्रीच करने के लिए, उनको भी वहाँ पे युद्ध करने के लिए भी बड़े बड़े गन्स वगैरह भी वो खरीदते थे। सम ऑफ दीज वर सो हेवी, इतना हैवी होता था एक एक गन कि 100 to 200 ऑक्सेंस लगते थे उनको कैरी करने में, एंड सेवरल एलिफेंट्स लगते थे उनको पुल करने में। ठीक है, मान देख सकते हैं आप कितने कितने आर्टिलरी में स्ट्रॉन्ग है वो। स्ट्रॉन्ग पार्क ऑफ लाइट आर्टिलरी भी उनके पास थी, जिसको अकम्पनीड द एम्परर व्हेनेवर ही मूव्ड आउट ऑफ द कैपिटल। जब वो कैपिटल से बाहर जाते थे हंटिंग के लिए या फिर किसी और पर्पजेस के लिए, उनके साथ लाइट आर्टिलरी भी कुछ वो रखते थे। फिर हम देखेंगे उनकी जो लास्ट चीज़ है नावल में उन्होंने क्या काम किया। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग नाभी रिमेंड ए वीक की वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर। उनको इतना मौका नहीं मिला नावल में एक्सपेरिमेंट करने की या फिर नावल को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न पार्ट है ना हमारा, गुजरात के एरिया है और ये वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे पोर्तुगीज वगैरह डोमिनेट करके रखा हुआ था, जिन्होंने नाभि को स्ट्रांग बनाने में कभी अकबर की हेल्प नहीं की, उनको ऑप्शन ही नहीं दिया, जिस वजह से वो नाभि में थोड़ा वीक हो गए। अकबर हर टाइम ही माइट हैव पेड अटेंशन टू, उनके पास इतने सारी चीज़ों को जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इतना लंबा करके रखा हुआ था, इतना सारा चीज़ों को वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इतना भास्ट एम्पायर को समझ रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो इसी वजह से उनके पास टाइम नहीं था ये सारी चीज़ों को भी मतलब अटेंशन देने के लिए। ही डिड बिल्ड एन एफिशिएंट फ्लोटिला ऑफ वार बोट्स व्हिच ही यूज्ड इन हिज ईस्टर्न कैंपेन। ईस्टर्न कैंपेन के लिए उन्होंने कुछ एफिशिएंट फ्लोटिला ऑफ वार बोट्स भी बनवाया था, जिसको ईस्टर्न कैंपेन में उन्होंने कुछ देर के लिए यूज़ किया था। कुछ बोट्स उन्होंने इस तरह की बनवाया था जो कि 30 मीटर्स लॉन्ग थी और डिस्प्लेस्ड ओवर 350 टन्स। 350 टन्स वो कैरी कर सकते थे, मतलब उसका जो वेट है इतना सारा वेट होता है, और 30 मीटर्स लॉन्ग, ये तरह की बोट भी उन्होंने बनवाया था, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं थे नावल में। तो इसके साथ हमारा मनसबदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा मेरी कंटेंट आपको ज़रूर बताना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम होता है, तो बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ों को बनवाना और आपको समझाना, तो काइंडली समझिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।